political system with reference of David Easton and Gabriel Alvin. आपको अच्छे से पता है कि सियासी निज़ाम जब तक कायम ना हो उस वक्त तक किसी भी चीज़ को सियासी तौर पर हल करना नामुमकिन है. बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है कि हम जानें कि ये जो लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं निज़ाम या अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं सिस्टम, ये है क्या. हम किस चीज़ को जो है सिस्टमाइज या सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं. हम लोग ये लफ्ज़ बहुत ही आराम से इस्तेमाल करते हैं. हम कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है. हमें यही नहीं पता होता है बुनियादी तौर पे कि हम सिस्टम कहते किसको हैं और सिस्टम बनता कैसे है. तो इसलिए ज़रूरी मैंने ये समझा कि पहले आपको इस इस्तिलाह की वजाहत दी जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें. सो द टर्म सिस्टम मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ इंटर and interdependent element that operate collectively to accomplish some common purpose or goal. For example, human body is a system consisting of various parts such as head, heart, hands, legs, and so on. The various body parts are related by means of connecting network of blood vessels and nerves, and the system has a main goal of living. देखिए, बताने का मकसद ये है कि निज़ाम ऐसे अनासिर का मजमुआ है जो न सिर्फ एक दूसरे से मुंसलिक है बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार भी करते हैं और इन्हें एक बाकायदा तरतीब के साथ एक साख्त की शक्ल दी जाती है जिसका मकसद बुनियादी तौर पर जिंदा रहना है, यानी इंसानी जिस्म को जिंदगी देना है. इसकी एग्जाम्पल हमने इंसानी जिस्म के लिए है जिसमें एक से ज़्यादा आज़ा मिलकर एक निज़ाम तरतीब देते हैं और उसके अंदर खून की शरियानें और वरीदे जो हैं उस निज़ाम को वर्किंग प्रोसेस में लेके आती हैं. और इन तमाम प्रोसीजर का मकसद या आउटकम हमारे पास क्या आता है कि हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं, हम सोच सकते हैं, हम बात कर सकते हैं. तो आप ये देखिए कि हर एक की एक अपनी ड्यूटी है, मगर वो ड्यूटी उस वक्त तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक कि उससे रिलेटेड दूसरा एलिमेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे. फॉर एग्जाम्पल, दिमाग का काम सोचना और ऑर्डर करना है, लेकिन अगर दिल धड़के नहीं और दिल खून को ट्रांसफर ना करे एक जगह से दूसरी जगह, तो दिमाग की ये जितनी भी ऑर्डर्स हैं ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक नहीं पहुंच सकते. इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड विद अदर बॉडी पार्ट्स और उनके कनेक्शन से ही एक बॉडी जो है, एक इंसान का जिस्म है, वो एक तरीके से अमल करता है. इसी तरह अगर हम किसी स्ट्रक्चर यानी नॉन लिविंग थिंग को का स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देखते हैं कि वो कनेक्ट करता है. इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हम लकड़ी के बहुत सारे ब्लॉक्स रखेंगे और अगर हम उनको प्रॉपरली टाई अप नहीं करेंगे, यानी उनके अंदर कीले नहीं ठोकेंगे या उनको सही से बांधेंगे नहीं, तो हम देखेंगे कि वो कभी भी बिखर सकते हैं, वो कभी भी अलहदा हो सकते हैं. तो अगर उन्हें एक शेप देनी है तो फिर उनके अंदर उसमें सिर्फ लकड़ी ही काफ़ी नहीं है बल्कि लकड़ी के साथ वो जो बाइंडिंग एलिमेंट्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो मिलकर एक चीज़ को एक ख़ास शक्ल देते हैं, यानी उसे एक सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस देने के लिए उसको एक ख़ास शक्ल में तैयार करते हैं. तो सिस्टम बुनियादी तौर पे ऐसे अनासिर का मजमुआ है जो एक दूसरे से न सिर्फ जुड़े हुए हों बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार भी करते हों और उन्हें एक ख़ास पैटर्न पर जोड़ा जाए तो ही वो एक सिस्टम कहलाएंगे. अब हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अच्छा, अभी हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर जनरली डिस्क्राइब द सिस्टम. ये एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है, ये किसी भी किस्म का निज़ाम हो सकता है. उन तमाम सिस्टम्स को जब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता चलता है कि एक काम इंडिविजुअली हो रहा है, कलेक्टिवली हो रहा है या सिस्टमेटिकली हो रहा है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिवली डन बाय एनीवन और सिस्टमेटिकली डन बाय एनीवन. कलेक्टिवली ये होता है कि बहुत सारे लोगों को वक्ती तौर पे एक जगह जमा किया, काम हुआ, काम करने के बाद वो खत्म हो गया और वो बिखर गए. सिस्टम ये होता है कि एक लोगों को प्रॉपर्ली अपॉइंट किया गया, उनको खास ड्यूटीज दी गई और ये ड्यूटीज फिर वो फॉर द फॉर लाइफ और फॉर देयर रिटायरमेंट वो ये काम करते रहेंगे. तो जब वो मुस्तकिल एक काम करेंगे तो वो उस बॉडी का या उस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएंगे और वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होंगे और इंटरकनेक्टेड भी होंगे. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इज इंटरकनेक्टेडनेस, बाहम रब्त होना. देखिए, एक बाकायदा निज़ाम कभी कायम ही नहीं हो सकता अगर उनके दरमियान रब्त ना हो, यानी एक दूसरे के साथ राब्ता ना हो.
ये ऐसे ही है कि एक लेटर आप चपरासी को दें, लेकिन क्योंकि चपरासी का राब्ता क्लर्क से नहीं है तो वो डायरेक्ट वो लेटर जाके किसी और शख्स को देते, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि काम किसको करना है। क्यों? इसलिए कि वो कनेक्शन है ही नहीं। तो जब ये नहीं होगा इसकी, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिस्टमाइजली काम करते हैं? आपने देखा होगा कि हर बड़े इदारे में कुछ जो है एक बाकायदा उनका कनेक्टिंग रूम होता है, जिसे वो कॉल सेंटर या जो है ऑपरेटर या इस किस्म का नाम देते हैं। तो वो उनका काम क्या होता है कि वो एक फोन को दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं। अगर उनके पास ये ड्यूटी, अब ये खास ड्यूटी उन्हें दी गई है, अगर वो बीच में से निकाल दिए जाएं तो हर आने वाली जो कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी वहीं पर जाएगी, जो नहीं होगी और जो इम्पोर्टेंट होगी वो भी वहीं जाएगी। तो क्या होगा कि एक शख्स ओवरबर्डन हो जाएगा और उसको वो काम भी करना पड़ेगा जो उसका काम नहीं है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। तो हम देखते हैं कि हर एक को वो जो हम कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, देन राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब एंड बिटवीन देम दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सेकेंड जो सिस्टम की क्वालिटी है वो है डायनामिज्म या हमाजहती। इसका मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा काम एक साथ करना। हर सिस्टम जो होता है वो मल्टीटास्कर सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है, क्योंकि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम नहीं करता बल्कि एक से ज्यादा ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी जहां प्रोडक्शन कर रही होती है और वो मुख्तलिफ सामान बना रही होती है, वहीं पर वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही होती है। इसी के साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को के बायर भी होते हैं जिसके जरिए वो अपनी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके अंदर एक वक्त में एक से ज्यादा ड्यूटी परफॉर्मेंस होती है, यानी एक तरफ वो लोगों को मुलाजमत दे के उनका घर चलवा रहे हैं, दूसरी तरफ वो उन इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज को भी जो है प्रॉफिट दे रहे हैं, जो वहां पर काम करने वाली चीजों को बना रहे हैं। और अगर वो कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो एग्रीकल्चरल फील्ड के मालिक जो होते हैं, जिन जहां पर वो सामान रॉ मटेरियल उग रहा है, तो वो उसको भी जो है उसका सामान खरीद कर उसको भी पैसे फराहम कर रहे हैं। और इन सब के साथ वो फिर जिसको उस सामान की जरूरत है वो उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे बेच के अपने लिए भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। अगर एक सिस्टम ये मल्टीपल ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर सकता तो फिर वो सिस्टम नहीं होता। वो इंडिविजुअल एफर्ट हो सकती है, वो प्रोबेशनरी या टेम्पररी एफर्ट हो सकती है, बट दैट सिस्टम कैन नॉट बी कॉल्ड अ सिस्टम, और दैट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कॉल्ड अ सिस्टम। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट होना का मतलब ये है बाहम इन्हिसार। इसकी एग्जाम्पल हम एक इलेक्ट्रिसिटी की ले सकते हैं या एक पंखे की ले सकते हैं जो हमारे घरों में, सबके घरों में छतों पे लगा हुआ होता है। अगर आप देखें तो पंखा लग गया लेकिन वो चल नहीं सकता उस वक्त तक जब तक उसे तार से कनेक्ट ना किया जाए स्विच बोर्ड के साथ। जब हम स्विच बोर्ड का बटन ऑन करते हैं तो वायर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स सीलिंग फैन, एंड देन सीलिंग फैन चलना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप देखें तो सीलिंग फैन डिपेंड कर रहा है उस वायर के ऊपर, और वायर के साथ साथ उस स्विच बोर्ड के ऊपर, जहां और फिर स्विच बोर्ड के साथ उस इंसान पर जो वो बटन को प्रेस करेगा। तो हम देखते हैं कि हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर स्विच बोर्ड मौजूद हो, शख्स मौजूद हो और दरमियान में वायर ना हो तो फिर क्या होगा? पंखा नहीं चलेगा। इसी तरह आपके पास स्विच बोर्ड है, पंखा है, फर्द है, लेकिन स्विच बोर्ड है, तार है और पंखा नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? अगर आपके पास तार है, स्विच बोर्ड है, पंखा है, लेकिन वो फर्द नहीं है जो बटन को दबाएगा, तो भी पंखा नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि हर एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में या हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है, तो उसके अंदर हम देखते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि हर शख्स का दूसरे शख्स से राब्ता है और दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर एक अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन बाकी डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट का सिस्टम कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम आज इस वक्त की गवर्नमेंट को अगर देखें तो हमें नजर आता है कि कुछ डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ओवरऑल जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बाकी सब डिपार्टमेंट्स अपनी जिम्मेदारियां सही से परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर सब अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म करेंगे
तो ही जाके गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगी और लोगों की वेलफेयर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ सिस्टम। याद रखिए, सिस्टम इज अ डूइंग वर्ड, ये काम करने वाला लफ्ज है। अगर आप कोई चीज है जिसको आपने तैयार किया है और उसे हम सिस्टम का नाम दे रहे हैं, मगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है, यानी वो कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर इज अ डेड सिस्टम, कोई मरा हुआ निजाम है जिसके अंदर काम करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। ऐसे सिस्टम को आउटडेटेड या रूटन सिस्टम भी कहा जाता है, जो या तो बहुत आउटडेटेड पुराना हो गया, अब उसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं है, या फिर ये कि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करें। तो दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि उसके एक्शन का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर एक सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऐसे सिस्टम को की किसी को ज़रूरत नहीं होती और ऐसा सिस्टम सिर्फ तबाही लेके आता है। आखिरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंट। अ पार्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट, एवरी सिस्टम हैज अ इंडिपेंडेंट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे आपको कहा कि हम जो भी निज़ाम की बात करते हैं हम उसके आगे एक एडजेक्टिव लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या है। जैसे एजुकेशनल सिस्टम, यानी सिस्टम किस चीज का है, एजुकेशन। इट मींस इट इज एन इंडिपेंडेंट बट एट द सेम टाइम इंटरडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सो एजुकेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम, तो हम देखते हैं कि हर सिस्टम के आगे एक नाम लगा हुआ है जो उसको इंडिपेंडेंट या अलहदा करता है। तो सिस्टम के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ सिस्टम कह के चीजों को सही नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसमें से हर एक को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एंड देन वी कैन वर्क ऑन दैट सिस्टम। नेक्स्ट, अब हम आएंगे खालिसतन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। और पॉलिटिकल सिस्टम क्योंकि हमारा टॉपिक है इसीलिए, लेकिन आपको समझाया गया है कि सिस्टम होता क्या है। अब उसी के रेफरेंस में आपको ये भी समझना है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड पॉलिटिकल कंपोनेंट्स दैट मस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन पर्पस बाय पॉलिटिकल मींस। सियासी निज़ाम ऐसे बाहम रब्त सियासी अनासर का मजमुआ होता है जो एक साथ मिलकर सियासी ज़राए से मुश्तरका मकासद हासिल करे। यानी एक ऐसा इंटरकनेक्टेड, डायनेमिक, इंटर रिलेटेड, एक्टिव procedure of work where political element work for the betterment in a political means। यानी कोई भी चीज सियासी जराए के तहत, उसके अंदर हर चीज सियासी होगी, यानी उसके किरदार सियासी होंगे, उसका प्रोसीजर सियासी होगा, और उसके तहत जो जो चीज आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मकसद, वो भी सियासी ही होगा। तो ऐसे निज़ाम को हम सियासी निज़ाम कहेंगे। देन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज नेस्टेड इन अ हिरार्की। हिरार्की का मतलब होता है दर्जावार, वन बाय वन, यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। और ए बी सी डी इस तरीके से चलेगा निजाम, जैसे सीढ़ी होती है ना, लेडर एक के बाद दूसरा स्टेप आता है, तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को हम हिरार्की या hierarchical सिस्टम कहते हैं। तो एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज नेस्टेड इन अ hierarchy, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स एंड इट ऑपरेट विद इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एंड इट्स यूनिट। हमने आपको ये बताया कि हर सियासी निज़ाम दर्जावार तरीके से तश्कील पाता है, जिसमें बहुत से ज़ैली निज़ाम होते हैं और ये मखसूस सियासी माहौल में सरगर्म होता है। इसकी मिसाल जो है हुकूमत और उसके सियासी इदारे हैं। जैसे हुकूमत, एक हुकूमत कायम की गई जिसकी एक काबीना है। अब काबीना के जितने अराकीन हैं उतने ही काबीना के, उतने ही हुकूमत के इदारे भी हैं। जैसे वजारत दाखिला, यानी जितने भी दाखिली मसाइल होंगे वो दाखिली वजारत दाखिला के इदारे के तहत हल किए जाएंगे। फिर वजारत दिफा, यानी दिफाई, यानी आपके सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो वजारत दिफा के इदारे से किया जाएगा। फिर वजारत खारजा, यानी जितने भी खारजी मामलात हैं वो वजारत खारजा के तहत रिजॉल्व किए जाएंगे। फिर इसी तरीके से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी साइंस के मैदान में जो भी तरक्की हो रही है पूरी दुनिया में, उसको आपके मुल्क के साथ इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी काम किया जाएगा वो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी किया जाएगा। जैसे आपको पता ही है कि अब जो है ईद का चांद देखना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मुस्तकिल आपको बता देते हैं पहले ही कि ईद किस दिन होगी, तो वो जो एलिमेंट ऑफ डाउट है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है।
अब अगर आप देखें कि ये सब इदारे अगर अपना अपनी ड्यूटी, यानी कैबिनेट जितनी भी है, ये सब रिसोर्सफुल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके हेड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट उन हेड्स के जरिए चलाई जाती है जिसकी सुपरविजन प्राइम मिनिस्टर खुद करता है। तो जब ये सब लोग एक प्रॉपर सिस्टमाइज वे में या बताए गए तरीकाकार के तहत काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। अब हम आपको जो एक खास समझ लीजिए कि सिस्टम के बारे में जो सबसे अहम चीज है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि एक सियासी निज़ाम काम किस तरीके से करता है। और इस सिलसिले में हम डेविड ईस्टन के मॉडल को बतौर डेविड ईस्टन के मॉडल को बतौर खाके के या मॉडल के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे। डेविड ईस्टन वाज द फर्स्ट थिंकर हु एनालाइज्ड politics from the point of view of system analysis. In his work Political System, he explained the working condition of पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन जो थे वो अमेरिकन थिंकर थे और उन्होंने पहली बार सियासी निज़ाम को बतौर मॉडल के खाके के तौर पर बनाकर पेश किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक निज़ाम बुनियादी तौर पे काम किस तरह करता है। और ये काम उन्होंने 1953 में अपनी किताब पॉलिटिकल सिस्टम में पेश किया था। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम इज एन इंटरैक्शन इन एनी सोसाइटी थ्रू विच authoritative and binding allocation of values are made and implemented. सियासी निज़ाम किसी भी मुआशरे से रब्त कायम करता है जिसमें मुक़्तदर और इखलाकी असूल इस ताल्लुक को मुमकिन बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि उसने ये बताने की कोशिश की कि बेसिकली मुआशरे के अंदर रब्त कायम करना सियासी निज़ाम का बुनियादी मकसद है और इसको करने के लिए वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं वो मुख्तलिफ मॉरल ड्यूटीज़ के साथ, वैल्यूज़ के साथ काम को करने की कोशिश करते हैं ताकि सियासी निज़ाम के जरिए मुआशरे को बेहतर किया जा सके। He selected political system as a unit of analysis and concentrated on intra-system behavior. He hold that all political system are both open and adaptive. ईस्टन ने सियासी निज़ाम को बतौर इकाई के मुंतखब किया और इसमें मौजूद अनासिर के रवैयों का जायजा लिया। इसके ख्याल में तमाम सियासी निज़ाम आज़ाद और तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं, यानी वो न सिर्फ खुले हुए होते हैं बल्कि वो अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि उनके अंदर किसी भी नई चीज़ को शामिल किया जा सके और उनको उनमें वक्त के साथ साथ बेहतरी लाई जा सके। He studied the nature of exchange and transaction that take place in a closed circuit but is made because of the demand from the society or environment. Because of the support from the environment they become authoritative. ईस्टन ने निज़ाम में तब्दील होने वाले अनासिर की नौइयत का भी जायज़ा लिया और एक रब्त में मौजूद मुतालबात और माशरे या माहौल में उसके असरात को भी बयान किया, क्योंकि उनके ख्याल में माहौल में अगर हिमायत मौजूद हो तभी बाख्तियार इदारे काम कर सकते हैं। अब ये जो भी हम आपको एक कुछ बातें बोल रहे हैं, आपको इनमें से ज़्यादातर बातें शायद समझ में ना आए, इसीलिए डेविड ईस्टन ने भी इस चीज़ को पहचाना और इसको सामने रखते हुए उन्होंने इन चीज़ों को समझाने के लिए एक बाकायदा स्ट्रक्चर पेश किया एंड उस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने सिस्टम एनालिसिस रखा। सिस्टम एनालिसिस बाय डेविड ईस्टन। सो सिस्टम एनालिसिस बाय डेविड ईस्टन, जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ की के हर जो एलिमेंट है सिस्टम का वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब वो कैसे इंटरकनेक्टेड है उसको बयान करने के लिए उन्होंने एक पूरा मॉडल पेश किया और ये मॉडल आप सबको बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे समझें, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर आपको इसको इस पर अमल दरामद करना इतना आसान नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया और उन्होंने भी ये कहा कि हर सिस्टम के एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सिस्टम, ये जो आपके सामने एक मॉडल है, अगर आप इसे देखें तो इसे आप एक बॉल की सूरत समझ लीजिए। ये जो इन्वायरमेंट का दोनों तरफ ब्लॉक्स लगे हुए, आप इसे बॉल के बाहर का प्रेशर लेंगे। जैसे आप में से अक्सर जो लड़के होंगे वो किसी ना किस्म का स्पोर्ट तो खेलते होंगे और वो किसी ना किस्म की बॉल का भी इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। तो बॉल को जिस तरीके से आप पकड़ते हैं
या आप जिस तरीके से उसे किक करते हैं, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप पैर से उसे किक करते हैं, अगर आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो आप हाथ से उसे जो है प्रेस करते हैं, अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आप उसे जमीन पर मारते हैं और उसके बाद जो है हाथ और जमीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप रग्बी खेलते हैं तो आप बॉल लेकर भागते हैं और उसको फेंकते नहीं हैं। तो ये जो भी आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो समझ लीजिए कि वो उस बॉल के बाहर का इन्वायरमेंट या माहौल होता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो आउटर एलिमेंट है किसी भी सिस्टम का, यानी माहौल जो होता है वो किसी भी निजाम के बाहर का हिस्सा होता है, एक ऐसा हिस्सा जो निजाम पर असरअंदाज होता है लेकिन वो निजाम का हिस्सा नहीं होता। तो डेविड ईस्टन ने इन्वायरमेंट को दोनों तरफ से बाहर कर दिया। अब आगे हम बीच का हिस्सा, तो उसने डेविड ईस्टन ने कहा कि किसी भी निजाम का पहला एलिमेंट जो होता है वो इनपुट होता है। इनपुट का मतलब इसे उर्दू में कहते हैं मुतदाखलात। मुश्किल लफ्ज है इसलिए मैंने इनपुट ही लिख लिया। यानी ये कि आपका कोई भी प्रॉब्लम या मसला आपका, यानी अगर हम सियासी निज़ाम की बात करें तो देखिए सियासी निज़ाम अवाम और अवाम की हुक्मरानों से या अवाम के लीडरान से मिलकर बनता है। तो अवाम के किसी भी अपने लीडरान से तवक्को क्या होती है कि वो उनके मसाइल को हल करें। तो इनपुट जो होता है वो बुनियादी तौर पर अवाम के मसाइल होते हैं, अब वो जितने भी हों और जैसे भी हों। इसीलिए आप देखिए कि हर मुल्क का में मौजूद इनपुट डिफरेंट होते हैं। जैसे अमेरिका में भूख इनपुट नहीं है, लोगों का मसला भूखा रहना नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत की वजह से भूख है। जैसे इंडिया में भी भूख है, तो ये एक अवाम का मसला हो सकता है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो और दूसरे मुल्कों में ये मसला नहीं होगा। तो मसला जो है वो इनपुट कहलाएगा और वो हर मुल्क के हिसाब से डिफरेंट होगा। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम जो आपको है वो बाकी लोगों को भी हो। तो आपके जब हम कहते हैं मसला, तो मसले को हम मुतालबा भी कह सकते हैं, क्योंकि आवाम का हुकूमत से मुतालबा होता है कि जो जो उनके मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। तो उसको अंग्रेजी में हम डिमांड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये एक वक्त में मुआशरे में एक से ज्यादा डिमांड या मुतालबात होते हैं। हर डिमांड जरूरी नहीं है कि पूरी की जाए, नंबर एक। नंबर दो, हर डिमांड या मुतालबा जरूरी नहीं है कि सब लोगों का हो। तो कुछ मुतालबात इनफरादी होते हैं और कुछ मुतालबात इज्तिमाई होते हैं। इज्तिमाई मुतालबात वो होते हैं जिन्हें सपोर्ट हासिल हो जाए, यानी दूसरा एलिमेंट। तो इनपुट को हम देखते हैं कि इनपुट के तीन अनासिर होते हैं। नंबर एक मुतालबा, नंबर दो सपोर्ट या हिमायत। देखिए ऐसा मुतालबा, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अभी हमारे यहाँ बारिश हुई है और बारिश से सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया और हर जगह सैनिटेशन प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। तो हम देखेंगे कि अगर बारिश हुई है तो तकरीबन, या बिजली चली गई, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, लोगों के यहाँ 24-24 घंटे लाइट नहीं आई बारिश होने की वजह से, तो हम देखेंगे कि लोगों का जो है इज्तिमाई मुतालबा क्या होगा कि बारिश के बाद जो बिजली गई है वो फौरी तौर पर वापस आए। और दूसरी चीज ये है कि बारिश के बाद जो पानी खड़ा हो गया और गंदगी हो गई है उसे फौरी तौर पर साफ कर दिया जाए। तो ये क्या होगा कि ये मुतालबा कोई एक फर्द जरूर करेगा, लेकिन इस मुतालबे को बाकी लोगों की सपोर्ट हासिल हो जाएगी। जब हिमायत, फॉर एग्जाम्पल लोग बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और प्रोटेस्ट ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा हो गया और लोगों ने रोड पे धरना दे दिया या कोई रोड ब्लॉक कर दिया, तो हुकूमत या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो फौरन हरकत में आएंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। और फिर जब मीडिया पहुंच गया तो फिर तो पूरी दुनिया में पहुंच गया और उसके ऊपर फौरन एक्शन लेने की जरूरत को महसूस किया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ हमने तीसरा एलिमेंट भी लिखा है जिसको हम अपैथी लिखा है अंग्रेजी में। उर्दू में इसे कहते हैं वैसे अंग्रेजी में इसे नॉन कंसर्निंग पोर्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं, यानी ऐसे अफराद का मजमुआ, मुआशरे के ऐसे अफराद का मजमुआ जिनका उन मुतालिबात से कोई ताल्लुक ही ना हो। यानी ये मुआशरे के दो तबकात होते हैं जो अमूमन इस सियासी निज़ाम में गैर मौसर या गैर मुतहर्रिक नजर आते हैं। इनमें एक तो वो अमीर एलिट तबका होता है जिन पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उनकी बिजली गई है तो उनके यहाँ सेंट्रली जनरेटिंग सिस्टम होता है जो बगैर बिजली जाते ही फौरन ऑन हो जाता है और वो उनके तमाम काम वैसे ही हो रहे होते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसा कर लीजिए कि वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बिजली, बारिश का पानी खड़ा नहीं होता,
या उनको उस किस्म की सैनिटेशन की इश्यूज नहीं होते, या फिर इससे भी ज़्यादा अमीर लोगों को ले लीजिए तो वो ये कि अगर आपके मुल्क में बारिशों का मौसम है तो वो किसी और मुल्क चले जाते हैं, तो उन्हें आपके मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता। इसमें दूसरा तबका वो होता है जिसे पता ही नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम इस तरीके से हल हो जाएगा। ये अवाम अमूमन इलाके का या उस मुल्क का सबसे निचला तबका होता है, जिनको जो सियासी तौर पर इसलिए अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं और उन्हें अपने मसाइल को हल करने के तरीक़ेकार के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो हम हर मुआशरे में ये दो तबकात मौजूद होते हैं जिनका मुआशरे के मसाइल और सियासी निज़ाम से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता। जब एक मुतालबा सामने आया और उस मुतालबे को हिमायत हासिल हो गई। एक बात और याद रखिए कि मुतालबात हमेशा कायदीन करते हैं। अच्छा, अब हम जब कायद की बात करते हैं तो लोग बड़े लीडर्स की तरफ चले जाते हैं। याद रखिए, लीडर्स आपकी सोसाइटी में हर जगह मौजूद होते हैं। हर वो शख्स जो दिमाग इस्तेमाल करता है और हर वो शख्स जो मसले को पहचानता है, यानी जो आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम है क्या, वो लीडर है। इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। अगर वो उसे एनहांस करे तो वो बड़ा लीडर बन सकता है। लेकिन हर वो शख्स जो थिंकिंग ब्रेन रखता है, जो सोचता है, जो प्रॉब्लम माशरे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, वो लीडर्स होते हैं। हर सोसाइटी में ऐसे लीडर्स होते हैं जो कहते हैं अरे लाइट गई है, चलो अब इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। जब वो कहते हैं कुछ करना चाहिए, इट मीन उन्होंने दूसरों से अपने आप को इंडिफरेंट कर दिया और उन्होंने वो स्टेप लिया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। तो जो बाकी अफराद होते हैं वो उसकी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और फॉलोअर्स बन जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। सो जब एक मुतालबे को, डिमांड को सपोर्ट हासिल हो गई तो फिर वो ट्रांसफर हो जाता है। ये जो हमने बीच में एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसको हमने कन्वर्जन बॉक्स का नाम दिया है, इसका मतलब होता है, इसे उर्दू में कहते हैं मुबादला बॉक्स। तो मुबादला यानी इसके अंदर तब्दीली आएगी। अब इसके अंदर अमूमन ये 3 इदारे या अफराद या इकाइयां होती हैं। फर्स्ट वन इज द लॉ मेकिंग, सेकेंड वन इज द लॉ इम्प्लीमेंटेटिंग ऑर्गन एंड थर्ड वन इज द लॉ एजुकेटिंग ऑर्गन। अब इनमें से जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही वक्त में काम करें। हो सकता है जो मुतालबा पेश किया गया हो उस पर पहले से कानून साजी मौजूद हो और मजीद कोई कानून बनाने की ज़रूरत ना हो और उस पर सिर्फ अमल दरामद का मसला हो। तो ऐसी सूरत में सिर्फ ये लॉ इम्प्लीमेंटेटिंग इदारा यानी कानून को नाफिज करने वाला यानी हुकूमत का वो इदारा, फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर या मेयर या नाजिम, जो इस किस्म के मसाइल को हल करेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का वजीर जो है वो इस सिलसिले में वजीर बराए पानी और बिजली जो है वो इसमें काम करेगा। और हो सकता है कि वो सब मौजूद हो लेकिन वो काम ना कर रहे हो, तो सिर्फ अदालत काम करेगी और अदालत उनको तलब करेगी और कहेगी कि इस इलाके की बिजली या इस इलाके का ये मसला है और आपने इसको हल क्यों नहीं किया। जब ये कन्वर्जन बॉक्स में जो है आपका मसला चला जाएगा तो उसका जो आउटकम होगा, आउटपुट जिसे हमने नाम दिया, वो 2 सूरतों में सामने आएगा। एक तो ये कि उस मसले के हवाले से फैसला किया जाएगा और दूसरा ये कि उस फैसले पर अमल दरामद यानी उसमें कोई एक्शन लिया जाएगा। जब ये काम किया जाएगा, डिसीजन या एक्शन, तो ये आपको या हमें जो डिमांड करें उन्हें कैसा पता चलेगा? उन्हें पता चलेगा थ्रू द फीडबैक। अब ये फीडबैक, आजकल तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, तो सोशल मीडिया और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके ज़रिए लोगों को पता चल जाता है कि आपके मसाइल को हल किया गया है या नहीं किया गया। याद रखिए, इनपुट जो होता है, ये इनपुट हमेशा 100% होता है, यानी आप जो मुतालबा करते हैं आपको उसका 100% उसका हल चाहिए होता है। लेकिन याद रखिए कि कन्वर्जन बॉक्स के बाद आउटपुट के तौर पर जो भी जो फैसला आता है वो कभी भी 100% नहीं होता, यानी जो मुतालबा आप करें वो कभी भी पूरी तौर पर हल नहीं किया जाता, वो पूरी तौर पर भी उसे माना नहीं जाता, बल्कि कुछ पोर्शन होता है। अमूमन अगर 40% आपका मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए और उसे हल कर दिया जाए तो फिर वो एक सेटिस्फैक्ट्री पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करना आसान हो जाता है। ये तमाम मुतालबात आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको फीडबैक के जरिए इसका पता चलता है और फीडबैक जो है आपको बताता है कि आपका मुतालबा कितने % तस्लीम किया गया है और आपको मजीद कितनी कोशिश करनी है। तो आप दोबारा से फिर वही 100% अपना जो मुतालबा है वो कन्वर्जन बॉक्स में भेजेंगे और फिर उसका डिसीजन मेकिंग उसी तरह से होती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम, अगर आप एक बार मुतालबा करें और वो 100% रिजल्ट आ जाए तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ना दोबारा उस पूरे प्रोसीजर के अंदर जाने की। तो ऐसा कभी भी नहीं होता और हमेशा सिस्टम जो है वो आपकी डिमांड के मुताबिक काम नहीं करता, लेकिन स्लोली वो जो है वो आपकी डिमांड्स को पूरा करता जाता है। इसीलिए ये एक्शन
प्रोसीजर है और ये डूइंग वर्ड है, इसलिए ये मुस्तकिल काम करता रहता है। इन्वायरमेंट, ये मैंने आपको बताया कि ये बाहर जो हमने ये 2 जगह लिखा है इन्वायरमेंट, ये माहौल जो है ये बुनियादी तौर पे आपके मुतालिबात पर भी असरअंदाज होते हैं और आपके आउटपुट जो होता है यानी आपके डिसीजन और एक्शंस पर भी असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो इलिटरेट है यानी जहालत ज़्यादा है, तो आपके मुतालिबात की नौइयत भी बहुत बेसिक होगी और आप कोई आला किस्म के मुतालिबात सोसाइटी में जन्म नहीं लेंगे। इसके मुकाबले में अगर 100% लिटरेसी रेट हो, 100% लोग पढ़े लिखे हों, तो आप देखेंगे कि मुतालिबात की नौइयत में तब्दीली आ जाएगी और वो ज़्यादा पढ़े लिखे मालूमात यानी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में ज़्यादा मुतालिबात करेंगे। इसी तरह अगर आपके, जैसे मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी में गुर्बत और भूख ज़्यादा है, तो ऐसी सोसाइटी में करप्शन का लेवल भी ज़्यादा होता है यानी इन्वायरमेंट ही करप्ट होता है। ऐसी सूरत में आपके जो भी फैसले किए जाएंगे उन पर अमल दरामद कम होगा या उस हद तक नहीं होगा जिस हद तक ज़रूरत होगी। तो ऐसी सूरत में भी माहौल अपने असरात को मुरतब करेगा और उसके ज़रिए जो है चीज़ों को तब्दील कर देगा, यानी आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसे अच्छा या बुरा दोनों सूरतों में ये इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं अलहदा, जो हमने आपको समझाया अभी। जैसे हमने अब आपको बताया कि इनपुट के 3 फंक्शंस होते हैं, डिमांड, सपोर्ट और अपैथी। ये मैं आपको समझा दी कि माशरे का गैर मुताल्लिका हिस्सा है। देन फिर हम कन्वर्जन बॉक्स में आते हैं जिसे हम अथॉरिटीज या मुक्तदिर हल्के होते हैं, यानी वो अफराद या वो इदारे जो आपकी मतलूबा जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने का इख्तियार रखते हैं। फिर तीसरी चीज़ आउटपुट आती है जिसमें जैसे मैंने कहा फैसले और फैसले पर अमल दरामद होना। अगर फैसला हुआ लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ तो भी ऐसा जो फैसला है वो नाकाबिले कबूल होता है। और इसका अगला एलिमेंट जो है वो फीडबैक है। जैसे मैंने आपको कहा कि फीडबैक जो है वो बुनियादी तौर पे आपको ये बताता है कि आपका जो मुतालिबा है वो किस हद तक पूरा हुआ है। फिर आखिरी एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाहर होता है मौजूद निज़ाम के, और ये इन्वायरमेंट या माहौल कहलाता है जिसके अंदर समाजी, सियासी और इक्तिसादी मुश्किलात या रवैये दोनों मौजूद होते हैं जो एक सिस्टम को अच्छा या बुरा काम करने पर लगाते हैं। अगर हम इनको पूरी एक समझे, एक इनका कंक्लूड करें, तो डेविड ईस्टन ने बुनियादी तौर पर हमें ये बताया कि हम अपनी मुतालिबात को सियासी निज़ाम के ज़रिए कैसे पूरा करवा सकते हैं। सो उसके लिए उन्होंने ये एक रेवोल्यूशनरी मॉडल था और इसके ज़रिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और डेविड ईस्टन को चंद पाइनियर्स में माना जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के, बिकॉज उन्होंने पहली बार एक कंपैरिजन करने के लिए भी आपको एक तरीका कार बता दिया कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 2 मुल्कों के अलग अलग निज़ामों को और उनमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए इस मॉडल को मैंने जैसे कहा कि इसे एक रेवोल्यूशनरी मॉडल माना गया। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान था, सादा था और उन्होंने एक बहुत मुश्किल चीज़ को बहुत सादगी के साथ लोगों को समझाने में अहम किरदार अदा किया।